हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, नई यूनिट। काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है। आज पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यूनिट नंबर 3। कई बच्चे बेटे कह रहे कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। ठीक है, होगी खत्म। तो आज स्टार्ट करेंगे नई यूनिट, नया चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने दिए थे। तो लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर का नाम है। थर्ड के दो पार्ट है। लॉज ऑफ मोशन एक इसके अंदर आगे आएगा, तो चैप्टर वो फ्रिक्शन का आएगा। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर आज सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे इसको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कितने थे बेटा? 3 थे, सभी को पता है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज का फर्स्ट टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दूसरी बात, आज जो आपको मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, इस टॉपिक के अंदर थ्योरेटिकल जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल जो आपको लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो समझाऊंगा, ये आपको ये लेक्चर से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। इस लेक्चर में ओनली या इस वीडियो को ओनली सुने, समझे बस ओनली। ठीक है, मैं आपको इस जो थ्योरेटिकल जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल का पीडीएफ फाइल बना के आपके पास में भेज दूंगा, फोटोज की। उसमें से आप उसको अच्छे से नोट करें ना, जल्दी नोट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल जो यहाँ पे करवाऊं ना, न्यूमेरिकल जो करवाऊं, उस न्यूमेरिकल को जरूर वीडियो से ही नोट करें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का आपको मैं फोटो नहीं भेजूंगा, उसकी पीडीएफ फाइल नहीं भेजूंगा आपको मैं। ओनली बस जो ये करवा रहा हूं मैं आपको, ये जिस कौन सा थ्योरेटिकल जो यहाँ पे टॉपिक होगा, क्योंकि ज्यादातर आज का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, थ्योरी ज्यादा है इसके अंदर, तो उसको बहुत ज्यादा थ्योरी लिखवाने बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ आपको समझाऊंगा ओनली, और फिर उसके बाद में इसकी पीडीएफ फाइल आपके पास में भेज दूंगा, वहां से उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो देखो, चलते हैं फर्स्ट में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बेटा? याद होगा आपको क्या चीज कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने किसको डिफाइन किया था? फोर्स को डिफाइन किया था। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होगा जो फोर्स का ही टॉपिक कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? एवरी बॉडी, हर एक बॉडी जो होती है, वांट्स टू क्या नहीं कर सकती अपने आप, अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। यानी जिस स्टेट में जो बॉडी है, एवरी बॉडी वांट टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ क्या डायरेक्शन। कोई बॉडी है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जिस पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगी। इफ इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड अगर एक स्पीड से चलती जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, वो ना दाएं ना बाएं ना सर्कुलर मोशन, कहीं भी अपने आप रोटेट नहीं हो सकती, यानी अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती। तो एवरी बॉडी वांट्स टू बी रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कब तक? अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, यानी उसको बॉडी को चेंज करने वाली, यानी जिस स्टेट में है उस स्टेट को, अगर वो रेस्ट में है, जब तो उसको धक्का नहीं लगेगा, वो मोशन में नहीं आएगी। अगर बॉडी मोशन में है, एक स्पीड से चलती जा रही है, तो उसी स्पीड से चलती जाएगी। अगर उसको कोई रुकने वाला ना होगा, या कोई पीछे से धक्का मारेगा, तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी कभी भी। डायरेक्शन सीधी है तो सीधी चलती रहेगी, जब तक फोर्स लगेगा तब जाके दाएं, राइट या लेफ्ट या डाउनवर्ड वो चल सकती है। ठीक है, तो यही होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, आगे समझ में, थ्योरेटिकल उसमें आप मैं भेज दूंगा, वहां से नोट कर लेना। क्लियर? दूसरी बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने किसको डिफाइन किया? फोर्स को डिफाइन किया। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, मैंने अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यहां से फोर्स के डेफिनेशन क्या है, यानी फोर्स क्या हुआ? फोर्स यहां से क्या पता चल रहा है? फोर्स एक फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। वो क्या करेगा? फोर्स इज ए फैक्टर विच वांट्स टू चेंज और टेंड्स टू चेंज और रियल चेंज। ये कर भी सकता है और चाहेगा या फिर कर सकता है वो चीज। ठीक है, क्या कर सकता है? दैट चेंज या टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन। मतलब किसी भी बॉडी की
जो पोजीशन है उस पोजीशन को वो चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है। तो क्या हुआ है, फोर्स एक फैक्टर है, ठीक है। और फोर्स की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, क्या, फोर्स इज द पुश और पुल। कि फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इट इज पुश और पुल, जो क्या करेगा, विच टेंड्स टू चेंज। टेंस मींस कोशिश, कोई जरूरी नहीं कि हो। अगर मैं दीवार के धक्का मार रहा हूं तो दीवार नहीं सरकी तो क्या फोर्स नहीं लगा है, फोर्स तो लगा है, मूव नहीं किया, वो बात अलग है, वर्क नहीं हुआ, लेकिन फोर्स तो लगा है बेटा। तो चेंज करने की कोशिश तो मैंने की थी लेकिन हुई नहीं चेंज, वो अलग बात है। तो फोर्स तो लगा है मैंने, टेंड्स टू, कोशिश किया जा रहा है, हो सकता है हल्की दीवार सड़ जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो विच टेंड्स टू चेंज, क्या, द स्टेट ऑफ किसका बेटा, रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट। पुश और पुल होता है, फोर्स क्या है, पुश या पुल है, खींचना या धक्का मारना है, जिससे क्या हो सकता है, बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत आसान है ये यूनिट, बहुत आसान है सारी, ठीक है। सेकेंड, अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, बताइए बेटा, फोर्स की यूनिट मिटा दे, चलो देखो। तो फोर्स की यूनिट क्या है बेटा, फोर्स के आपने अब तक एक यूनिट पढ़ी होगी, क्या, न्यूटन, हाँ, या पढ़ी होगी डाइन। ये यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमने यूनिट एंड डायमेंशन था उसमें आपने थोड़ा बहुत जिक्र सुना होगा इसका। तो अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फोर्स की दो हमारे पास यूनिट होती है, क्या बेटा, यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स के अंदर सिस्टम दो ही है हमारे पास, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो इन एसआई सिस्टम, पार्ट नंबर ए, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है, न्यूटन, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है, इन सीजीएस सिस्टम इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइन, ठीक है, क्या होती है, डाइन। और न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होती है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, ठीक है, 10 टू पावर 5 डाइन, ये न्यूटन के बराबर आई, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद इसकी दूसरी यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये तो कौन सी होगी, एब्सोल्यूट यूनिट। अब कौन सा करा रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट होती है किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट, यानी कि kgWT या किलोग्राम फोर्स, या किलोग्राम फोर्स, kgf। एसआई सिस्टम में सीजीएस कौन सा, ग्रेविटेशनल, जिसमें जी ग्रेविटी 9.8 जो होती है वो अगर इंक्लूड हो तो फोर्स की एसआई यूनिट जो बनती है वो बनती है किलोग्राम वेट, kgWT सिंबल है उसका, या फिर किलोग्राम फोर्स, ठीक है। दूसरी ये तो कौन सी है, एसआई सिस्टम। सीजीएस में क्या होगी इसकी, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम का, ग्राम बन जाएगा, ग्राम वेट कह दो आपको उसको, GWT
या फिर ग्राउंड फोर्स कहते हो आप उसको, और ग्राउंड फोर्स GF, ठीक है। और भाई जिस तरह से न्यूटन और डाइन में रिलेशन है, ऐसे हमारे पास किलोग्राम और न्यूटन के अंदर भी रिलेशन होती है। याद रखना क्या चीज कन्वर्जन में बहुत काम आती है। 1 किलोग्राम वेट जो होती है वो 9.8 न्यूटन की इक्वल होती है। अगर आपको दिया गया कि भाई 1 किलोग्राम वेट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम किलोग्राम वेट नहीं लेके चलेंगे, किलोग्राम वेट आपको दिया मिल सकता है उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में। तो आपको दिया गया 1 किलोग्राम वेट तो 9.8, अगर दिया होगा 20 किलोग्राम वेट तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 20 वो आ जाएगा फोर्स, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम वेट में कितना न्यूटन होता है, या हो सकता है ग्राम दिया होता है। 1 ग्राम वेट होता है 989, 1 ग्राम वेट कितना होता है 989, ठीक है। ये बेटा उसके बाद अब इसमें आपको उसको कन्वर्ट कर सकते हो, डाइन को किस में कन्वर्ट करना है, वापस न्यूटन में, क्योंकि ऐसा ही तो न्यूटन ही है। तो एक डाइन बराबर कितना होगा, 1 डाइन इज इक्वल टू ये 10 टू पावर 5 नीचे जाएगा, तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 5 मींस 10 टू पावर -5। एक डाइन कितना होता है 10 टू पावर -5 न्यूटन, यानी इसको ये कह सकते हैं 980 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5 न्यूटन, ठीक है। तो अगर आपको ग्राम वेट 1 ग्राम वेट मिला तो इतना बनेगा, 10 ग्राम वेट मिला तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमेशा क्योंकि आपको फोर्स को कन्वर्ट हमेशा करना पड़ेगा न्यूटन में ही, जिस तरह किलोमीटर पर आवर यूनिट है चेंज किसमें करनी पड़ेगी उसको, मीटर पर सेकंड में ही। तो ऐसे ही हमेशा सभी फोर्सेस को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा न्यूटन में ही। तो ये दिया मिलेगा तो इससे कर दो, ये दिया मिला तो इससे कर दे, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली फोर्स की और फोर्स की यूनिट्स पढ़ ली है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसने फोर्स को डिफाइन किया है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ही इनर्शिया को भी डिफाइन करते हैं। इनर्शिया का नाम भी आपने सुना होगा 9th क्लास के अंदर। तो व्हाट इज द इनर्शिया, इनर्शिया इनर्शिया दो होते हैं बेटा अपने फिजिक्स में, मींस ये कह सकते हैं साइंस में दो इनर्शिया होती है। एक तो नाम ओनली सिंपल इनर्शिया, जिस तरह एक नाम ओनली वेलोसिटी है, अकेला नाम एक्सेलरेशन है। इसका मतलब वो क्या है, वो लीनियर है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर है। ट्रांसलेशनल क्या होता है, लीनियर मोशन होता है, ठीक है बेटा। ऐसे ही एक होता है इनर्शिया और एक होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOMENT, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रोटेशनल मोशन में। तो जो डिफरेंस हमारा वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में है, वही डिफरेंस हमारे पास इन सब में भी आएगा। ये सभी जो एंगुलर जो आगे लगे होते हैं वो सर्कुलर मोशन के होते हैं, रोटेशनल मोशन के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास एक इनर्शिया है जो किसमें है, जो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर काम आता है, लीनियर मोशन में काम आता है। अगर रोटेशनल मोशन में बात करेंगे तो हम जो पढ़ेंगे वो आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्योंकि कई वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या क्या इनर्शिया है, क्लियर, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे पहले इनर्शिया क्या है और लीनियर मोशन में ट्रांसलेशनल में इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है, हम किसको इनर्शिया माने, ठीक है। चलो तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और क्या रिमेन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। तो इनर्शिया क्या होती है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की, ऐसे तो कह सकते हो ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी, ये कह सकते हो सीधा सा, इट इज द property of the body due to which it opposes the change या opposes its
स्टेट ऑफ क्या, रेस्ट कह सकते हो, मोशन कह सकते हो। और मोशन भी कौन सा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब बॉडी ओनली स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है। और डायरेक्शन, जो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा क्या करने में, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन। इन सभी को चेंज करने में क्या करेगा, वैसा रोकेगा, अपोज करेगा कि बॉडी जैसी है उसको वैसे ही रहने दो, ये अपने आप चेंज नहीं होगी। ये क्या है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। अब आप देखो, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में मोशन में रहे। ये सभी बातें अगर आप सोचेंगे तो आप ये मान देखोगे कि इनर्शिया जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल टू सीधा सा यहाँ पे मास है। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, ये कह सकते हैं हम सीधा सा। मीन्स यहाँ इनर्शिया जो है वो मास को मेजर करता है एक तरह से। कैसे कहोगे आप, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी बॉडी में मास ज्यादा है, एक का मास है 10 किलोग्राम, एक का मास है 20 किलोग्राम, एक 10 किलोग्राम वाली रेस्ट में है, आप उसको मोशन में लाने में ज्यादा फोर्स लगाओगे कि 20 किलोग्राम वाले में ज्यादा लगाओगे, 20 वाले ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि 10 वाले ने इनर्शिया मींस अपोज करना, 10 वाला ज्यादा अपोज करेगा कि 20 वाला ज्यादा अपोज करेगा, 20 वाला ज्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसका मास ज्यादा उसी का जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है उतनी ही ज्यादा है। हिंदी में इनर्शिया को जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व हिंदी में बोलते हैं इसको। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये वर्ड याद कर लेना, जड़त्व को मतलब हिंदी में बोलते हैं जड़, जो जड़ जाए, जो जमीन से जुड़ जाए, मीन्स इतना पकड़ दे कि हिले नहीं। अब हिलेगा कब, जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा। तो एक तो पकड़ा 10 किलोग्राम वाला, एक 20 वाला, कौन जितना ज्यादा जड़ जाएगा, कौन जितना ज्यादा रुकेगा, जिसमें जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ज्यादा जड़ जाएगा, जहां पे रखता है उसी जगह पे। क्लियर, समझ गए ना बात। तो सीधा सा यहाँ पे इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। जिस बॉडी का मास ज्यादा उसी का इनर्शिया भी ज्यादा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हम इनर्शिया की टाइप पढ़ेंगे। इनर्शिया की टाइप देखो, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है, नंबर 1 बेटा, मेरे पीछे क्यों पढ़ रही हो भाई। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बेटा, तो सब ठंडा कर देता हूं यार। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बेटा, कि अगर कहीं में देखो, जो हमने इनर्शिया पढ़ा है ना, इस इनर्शिया में तीन चीज लिखी है। एक लिखा है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, और एक लिखा है डायरेक्शन, ठीक है। इन तीनों के ही तीन हमारे पास क्या है, इनर्शिया है। तो एक हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो आपको ऐसे कैसे उठा के इसके अंदर वो रख देनी है, क्या चीज, कि रेस्ट वाली प्रॉपर्टी, क्या चीज, इट इज द इनएबिलिटी, इट इज इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। क्या करेगा जिसमें वो, इन मीन्स इट remains at rest। आगे लगा सकते हो, unless external force act upon it, unless, आपको फिर करो, मैं यहां से नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा उस आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें से आप नोट कर लेना। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, उन बच्चों के लिए जिसको वीडियो नहीं देखते हैं, जिनके पास नोट्स नहीं पहुंचेगा, अपने स्कूल से बाहर के बच्चे है ना, उनके लिए लिखा हुआ बस है। तो इनएबिलिटी मीन उसमें कमी है, क्या कमी है, तो प्रॉपर्टी कमी क्या है कि बस वो हमेशा क्या रहेगा, वो रेस्ट में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो हमेशा रेस्ट में ही तो रहेगी वो।
तो ये हो गया फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी। अब आप दिमाग में सोचो अपने, ऐसा एग्जांपल सोचे दिमाग में कि ऐसे कैसे हो सकता है, किन किन में ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा होगा। तो आप दिन में ऐसा कई बार या कभी आपने नोट किया होगा अपने यहाँ पे क्या चीज, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लो हम कहीं बस में या कहीं भी बैठे हैं, बाइक पे बैठे से हम कहीं बैठे हो, अगर अचानक हम जैसे बैठे हैं, अचानक से वो चल पड़े तो क्या होगा, कहाँ गिरेंगे हम, पीछे की साइड झुक जाते हैं, गिरेंगे नहीं तो झुक जाएंगे पीछे की साइड में। क्यों ऐसा, कभी सोचा ऐसा कि जैसे व्हीकल एकदम चलेगा तो पीछे की साइड क्यों झुकते हैं, क्यों लीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ऐसे क्या होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी है रेस्ट में थी, रेस्ट में रहना चाहेगी, लेकिन जिस हिस्से पर हम बैठे हैं ना वो क्या हुआ, वो मोशन में आ गया। अब मोशन में आ गया तो जो हिस्सा हमारा उसके टच है उस बॉडी के, जो मोशन में आ गया तो वो हिस्सा तो हो गया मोशन में, यानी यहाँ तक का हिस्सा किसमें हो गया, मोशन में। अब सारा हिस्सा किस में रहने की कोशिश कर रहा था, रेस्ट में, तो नीचे वाला हिस्सा तो क्या हो गया, उसके साथ चला गया, लेकिन ये ऊपर वाला जो हिस्सा बच गया ये क्या कोशिश करेगा कि जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहने की, तो उसी पोजीशन में रहने में क्या है, पोजीशन क्या है उसकी, रेस्ट में, तो उसने कोशिश क्या की उसी जगह रहे, तो नीचे वाला हिस्सा अगर आगे जाएगा तो पीछे तो झुकेंगे अपने आप, ठीक है ना। तो जो हिस्सा वो तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ले गया नीचे वाला हिस्सा, लेकिन ऊपर वाला फोर्स थोड़ा ले गया। हम अगर सो रहे होते तो थोड़ी ना गिरते, थोड़ी ना झुकते, क्योंकि हमारा सारा शरीर उसके साथ टच होता है, लेकिन जितना हिस्सा हमारा उससे टच था तो वो तो आ गया मोशन में और बाकी रेस्ट में हो गया। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है स्टेट ऑफ रेस्ट का। अब आप इसमें बाइक का नाम दे दिया मैंने एक एग्जांपल, दूसरा नाम होगा बस में बैठे, बस में हो गया, फिर वो ट्रेन का एग्जांपल ले लो, फिर घोड़े का एग्जांपल ले लो, एग्जांपल तो सारे ही होंगे ना। तो एग्जांपल देके माना जाएगा कि अगर वो रेस्ट में है, उस रेस्ट से मोशन में आया तो पीछे की साइड क्यों गिरता है, क्यों झुकता है, इसके पीछे क्या रीजन है, आप सीधा सा लिख दोगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पेपर में न्यूमेरिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअल आता है पक्का एक इनमें से, इनर्शिया में से, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है इसमें से इनर्शिया रेस्ट का एग्जांपल कौन सा है। तो सिंपल सा एग्जांपल आपको बता दिया, जिस भी इनिशियल जिस पोजीशन में था ना, रेस्ट में था, अगर उसको मोशन में लाया जा रहा है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आपने क्या भी होगा, जैसे गिलास है, बोतल मान लो से गिलास मान लो कोई भी, जैसे ये है, हम इस पे क्या करें, एक गत्ता रख दें, एक कार्डबोर्ड रख दें, उसके ऊपर एक सिक्का रख दें। अगर उस सिक्के को एकदम से झटके से बाहर हम ऐसे खींच दें, किसको, गत्ते को, सिक्का उस पर रखा है, तो अगर झटके से जर्क नहीं लगने दो, उसमें झटका बिल्कुल एकदम से इंस्टेंट खींचोगे तो वो सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, वो सिक्का किसके अंदर गिरेगा, इसके अंदर गिरेगा जाके, ठीक है ना। किसके अंदर गिरेगा, इसी के अंदर जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, हमने उस गत्ते को, कार्डबोर्ड को तो झटके से खींच लिया तो वो किसमें आ गया, मोशन में, लेकिन जो सिक्का था वो सिक्का किसमें रहने की कोशिश करेगा, जिस पोजीशन में था उसी में, उससे तक किसमें गिरेगा, गिलास में, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसकी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के है, क्लियर, समझ गए ना, ठीक है। तो ये ओके इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी टाइप इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकंड टाइप नंबर 7, inertia of motion। inertia of motion क्या है, जस्ट वो की वो, जहां पर हमने क्या लिखा था, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन द रेस्ट। आप इसमें क्या लिख दोगे, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रिमेन्स इन द यूनिफॉर्म मोशन, इट रिमेन्स इन द यूनिफॉर्म मोशन, कि हमेशा किसमें रहेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर लिख दोगे सेम, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जिस भी मोशन में है वो मोशन में जिस स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक स्पीड से जा रहा था, वो स्पीड परमानेंट वही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगाओ, ठीक है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन, क्लियर बेटा। अब इसका एग्जांपल क्या होंगे, उल्टे कर दो उसका, क्या, जैसे मैंने क्या कहा था, अगर हम चलता हुआ रुकता हुआ चले, उल्टा कर दे, बस में बैठे हैं या बाइक पे बैठे हुए एकदम से रुक जाए, ब्रेक लगा दे एकदम से हम, तो क्या होगा, हम आगे की साइड झुकेंगे, है ना। और एकदम से झटका लगे, ब्रेक एकदम से मार दिया जाए तो हम कहाँ झुकेंगे, आगे की साइड। क्यों ऐसा, सेम रीजन है कि हमारी जो बॉडी थी, उस जो व्हीकल चल रहा था उस व्हीकल के साथ किसमें आ गई थी, वो मोशन में आ गई थी कंप्लीट, ठीक है।
अब ये जो सारा हिस्सा है वो सारा का सारा किसमें आ गया, मोशन में, नीचे का ऊपर का शुरुआत में रेस्ट में था, अगर बॉडी मोशन में है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट मोशन में, तो ऊपर वाला कंप्लीट किसमें आ गया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। फिर क्या हुआ कि उसने ब्रेक मारा तो फिर वही बात है, ये जो हिस्सा टच था उसके वो तो हो गया, उस ब्रेक मारने से उस जो रेस्ट में आ गया, तो नीचे वाला हिस्सा भी रेस्ट में आ गया हमारे शरीर का। अब क्या होगा, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो कोशिश क्या करेगा, चलते रहने की, मोशन में चलते रहने की, उसी स्पीड से चलते रहने की, मोशन में रहने की, ठीक है। तो क्या होगा फिर, आगे तो जाएगा वो, ठीक है। तो अब ये सारे एग्जांपल उसके हो जाएंगे, हम ट्रेन में बैठे थे उसने ब्रेक मारा, बस में बैठे थे उसका ब्रेक मारा, एग्जांपल सबका एक ही होगा, ठीक है। दूसरा, कोई भी एथलीट है, एथलीट रेस मारने वाला, अगर उसको लॉन्ग जंप लगाना है तो ऐसे थोड़ी नहीं बस ऐसे खड़ा कूद गया, नहीं ना, क्या आएगा, दौड़ के आएगा, पहले काफी देर स्पीड से आएगा, स्प्रिंट मारेगा, उसके बाद वो लॉन्ग जंप लगाता है। क्यों ऐसा, बजाय उसके ज्यादा दूर गया, है ना, क्योंकि जब वो आया दौड़ता हुआ आएगा तो उसका जो मोमेंटम है, मींस उसके अंदर जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है उसके अंदर। पहले जो ओनली कूद पा रहा था यहाँ से लेकर 4-5 फीट खड़ा खड़ा, जब वो स्पीड भागता हुआ आया तो उसके अंदर वो स्पीड ऐड होगी और वो आगे दूर जाके मींस और आगे तक वो छलांग लगा पाया, जंप लगा पाया, ठीक है। और तो ऐसे एग्जांपल आप कोई भी इनमें से और भी आपको दे दूंगा एग्जांपल, तो सारे एग्जांपल लगभग एक जैसे हैं इसके। तो इन सभी के अंदर क्या है, इन सभी के अंदर एक ही चीज कॉमन सी है कि जिस भी बॉडी मोशन से रेस्ट में आए वो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, और जो रेस्ट से मोशन में है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, inertia of direction, same बात, it is the inability of the body due to which a body remains in a particular direction, remains in that direction unless external force act upon it। जो भी बॉडी है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। सर्कुलर मोशन में कभी अपने आप बॉडी नहीं घूम सकती, याद रखना, क्योंकि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा। जब तक फोर्स नहीं लगेगा सर्कुलर मोशन में टेढ़ा मेढ़ा कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता है, ठीक है। वो हमेशा कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो मैंने क्या बताया, इट इज द इनएबिलिटी, कमी है उसके अंदर, क्या कि दैट रिमेन्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर मींस मूव इन द स्ट्रेट लाइन इन x एक्सिस y एक्सिस कहीं भी जा रहा हो एनीवन, ठीक है। तो दैट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन रिमेन्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक उस पे फोर्स नहीं लगे, ठीक है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जांपल लेना चाहिए, एग्जांपल बता सकते हो आप क्या, जैसे कौन सा एग्जांपल ले, जैसे हाँ ठीक है, हम कार में बैठे मान लो और एक टर्न आया, हमने हैंडल पकड़ के घुमाए गाड़ी का तो टर्न हो गया, गाड़ी को तो टॉर्क मिल गया, यानी गाड़ी तो घूम गई, सर्कुलर मोशन में होगी। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है, अगर मैं ड्राइवर हूं तो मैं तो हैंडल पकड़ के मैं तो साथ साथ उसको घूम गया, तो मेरा शरीर तो ठीक है कंट्रोल में है। लेकिन जो साइड में बैठे हुए हैं वो क्या होंगे, अगर मैं ऐसे टर्न लगा रहा हूं तो हमारा जो शरीर है वो अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर टर्न ऐसे कर रहे हैं तो रोड का सेंटर इधर होगा, इस साइड होगा, तो अवे फ्रॉम द सेंटर में हम उसके अवे गिरेंगे, उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको, हम उस साइड से दूर जाके हटेंगे, ऐसे झुक जाएंगे टेढ़ा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी के अंदर जो हो रही प्रॉपर्टी वो क्या थी, स्ट्रेट लाइन में चलने की। लेकिन अगर उसको आपको इधर झुकाओगे तो अपने आप इधर झुकेगी, इधर लीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो अगर वो घूम रही है, क्या डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होना है, तो एग्जांपल किसका हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। और भी एग्जांपल बता सकते हो आप, जैसे व्हीकल्स के मडगार्ड होते हैं, मडगार्ड जानते हो ना, मड जो कीचड़ से बचाए, गंदगी से बचाए, टायर पे अगर मडगार्ड नहीं लगेगा तो हमारे लगेगी सीधी गंदगी, ठीक है। तो क्या होगा फिर, तो हम उसमें क्या लगा दिया, मडगार्ड लगा दिया। तो मडगार्ड में आप देखो, मडगार्ड कहाँ होता है, टायर के ऊपर होता है, यानी कि टायर के नीचे होता है ना। लेकिन उस ऊपर लगाने से क्या होता है, जैसे टायर वो घूमेगा, ये जो हमारा व्हील है इसमें मडगार्ड ऐसे होता है, ठीक है। तो ये मडगार्ड जैसे घूमेगा तो इसका आप देखोगे पानी, देखो आप एक ऐसा कर सकते हो खुद भी, व्हील को धीरे धीरे घुमाए, इस व्हील है, इस व्हील को धीरे धीरे घुमाए और एक डब्बा पानी का डाल, धीरे पानी डालें, तो क्या होगा, बिल्कुल धीरे घुमाओगे साइड कर टायर, तो वो पानी है ना घूम के यहाँ गिरता जाएगा, यहाँ तक मैक्सिमम धीरे निकलता रहता हो। फिर आप क्या करो, इसकी स्पीड बढ़ाओ,
इसकी स्पीड बढ़ाओ तो ये जो पानी आएगा वो ऐसे गिरता जाएगा, ऐसे। फिर आप उसको और स्पीड बढ़ाओ तो फिर ये पानी ऐसे चलता जाएगा, ऐसे। आगे जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी वो मडगाड़ में ही रहेगा पानी। तो आपने क्या देखा कि अगर रेस्ट में था तो पानी सीधा नीचे गिर रहा था, तो और तेज आई स्पीड तो थोड़ा और आगे गिर गया, तो और तेज बढ़ी तो उसका पानी सारा जो मड है वो सारा का सारा इस मडगाड़ पे जाके लगने लग गया। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है इसकी, टेंजेंट। अगर आप मैं कहूं कि ये क्या है, मैंने एक पत्थर बांधे यहाँ पे और मैं इस पत्थर को रोटेट करूं, ठीक है, एक रस्सी के, ये स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, इसके मैंने एक पत्थर बांध दिया और उसको ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे में, और मैं ये कहूं कि जाके भाई इस पॉइंट पे जाके पत्थर यानी जो रस्सी है वो टूट गई, तो ये पत्थर कहां जाके गिरेगा, वो इधर जाके गिरेगा, इधर जाके गिरेगा, कहां जाके गिरेगा, तो सीधा से क्या कहेंगे हम कि ये जो गिरेगा वो इसके टेंजेंट जाके गिरेगा, कि जो वो जब सर्कुलर मोशन में जो घूम रहा था ना, सर्कुलर मोशन में, उस सर्कुलर मोशन का टेंजेंट में जाके गिरेगा वो ना इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, और वो टेंजेंट में जाके क्यों गिरा, जिस तरह ये जो पानी है कि इसी के टेंजेंट में क्यों जा रहे हैं, इसी टायर के साथ ही क्यों चलने लग गए, जो पानी टायर के साथ ही क्यों चलने लग गया, तो क्यों चलने लग गया, क्योंकि जो यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट वो कैसे घूम रहा था सर्कुलर मोशन में, और अगर मैंने इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, टूट गए, और टूट गया फोर्स थोड़ा लग रहा है, नहीं लगा फोर्स हट गया, और जब किसी बॉडी के ऊपर से फोर्स हट गया तो वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। देखिए आपको जो स्ट्रेट लाइन दिखी भी है, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन वो कहां जा रहा था पहले, उसी डायरेक्शन में चलने की मूव करेगा, वो इधर जा रहा था तो उसी का टेंजेंट जाके गिरेगा। ये नहीं है कि अपने डायरेक्शन को चेंज करके चल रहा था वो इधर, वो जाके राइट या लेफ्ट की ओर घूम जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है सारी कि टेंजेंट क्यों गया, वो ऐसे घूम रहा था, ये पानी यहाँ क्यों गिरा, ऊपर मडगाड़ी क्यों यूज किया, तो ये सब किसके एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल होते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था इनर्शिया हमारा बेटा, ठीक है, समझ आएगा मम्मी ख्याल से, ठीक है। तो इनर्शिया और फोर्स ये सब के सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के एग्जांपल हैं। ये कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ही डिफाइन किया था फोर्स को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया था इनर्शिया को, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ को, न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, पढ़ा हुआ बेटा आपने पहले भी, क्या। अब एक बार सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले मैं आपको इससे क्योंकि इसमें मोमेंटम काम आएगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने की बजाय पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ हम कल के एग्जाम लेक्चर में पढ़ेंगे, आज ओनली मोमेंटम पढ़ ले। मोमेंटम भी कौन सा है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इतना ही सफिशिएंट है, इतना धीरे धीरे काम अच्छे से कर लेना, जितना भी काम करें वो परफेक्ट करें। लीनियर मोमेंटम का सिंबल जो होता है, लेटर जिससे लिखते हैं, वो P होता है, स्मॉल p। तो अगर आपको ओनली मोमेंटम बोला जाए तो मोमेंटम भी लीनियर मोमेंटम ही होता है, स्ट्रेट लाइन का ही होता है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है एंगुलर तो रोटेशनल का होगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। कब, व्हेन इट इज इन मोशन, जब कोई बॉडी मोशन में है तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना पोजेस हुआ, कितना वहां पे टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन हुआ उस बॉडी का, उसको बोलते हैं क्या बेटा, लीनियर मोमेंटम। टोटल क्वांटिटी ऑफ द मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन, ठीक है, वो होता है लीनियर मोमेंटम। तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना होगा, तो हम थ्योरेटिकली तो मैंने बता दिया कितना होगा, कितना मेजर होगा, उसको मेजरमेंट कैसे करें, तो हमें फॉर्मूला चाहिए। तो उसका जो मेजरमेंट जो हम करते हैं तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। स्पीड नहीं होती बेटा, ये वेलोसिटी होती है। तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे, मैं बहुत दिन पढ़े हो आपने। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे भी और मैग्नीट्यूड पे भी, mv। और आप इसको ये भी कह सकते हो, और p क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, p इज ए वेक्टर क्वांटिटी, p इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो p की डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? मोशन। अगर बॉडी का मोशन इधर है यानी ये उसकी वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम भी इधर ही होगा। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी इधर है तो उस बॉडी का मोमेंटम भी इधर ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये लिख सकता हूं P इज इक्वल टू mv। मास तो स्केलर है, मास बहुत लगाता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया। मेजरमेंट कैसे करेंगे? मैं कह रहा टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो उसके लिए क्या क्या चाहिएगा कि भाई कौन सी बॉडी मूव कर रही है, उसका मास कितना है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड। बोलो जी वेलोसिटी बोल रहे हो, स्पीड बोल रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही तो होता है। तो हमारी कितनी स्पीड है या वेलोसिटी कितनी है वहां पे, उसका मैग्नीट्यूड, और मास को क्या कर दो? प्रोटेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा? टोटल मोमेंटम। वेक्टर है, डायरेक्शन क्या आएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट। मास का क्या बनेगा? यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सीधे से लिखोगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड होती है। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर जो जो हमारे फैक्टर आए थे हम सबको डिफाइन किया। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ और उसके एग्जांपल्स और उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थैंक यू, बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।